Hello viewers, I am Fronica ma'am. Today I am going to discuss class 10th chapter number 1 development economics part 3. This is your module 3. तो अगर आपको इससे पहले के मेरे वीडियोस देखने हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे रखा है, उससे पहले के पार्ट आप मेरे वहाँ से देख सकते हैं। ओके क्लास, तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको डेवलपमेंट, इससे 2 पार्ट्स आगे जो है उसमें मैंने आपको ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट, व्हाट इज़ एवरेज इनकम, व्हाट आर इट्स लिमिटेशंस, प्लस हमने ये पढ़ा कि व्हाट इज़ HDI, व्हाट इज़ इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, व्हाट इज़ लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ऑल दीज क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर है? टुडे वी आर डिस्कसिंग दिस चैप्टर, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट ऑलवेज कम्स इन योर बोर्ड एग्जाम। हो सकता है ये आपको हिंदी में पैराग्राफ में आ जाए, हो सकता है ये इंग्लिश में आपको पैसेज फॉर्म में भी आ सकता है, क्योंकि दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हम पढ़ेंगे। दैट इज योर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आई थिंक आपको स्क्रीन पे क्लियरली नजर आ रहा होगा व्हाट इज सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप 6th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है। मतलब हमें अपने रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बच सकें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कभी एक टीवी में ऐड देखा है राम कपूर का, उसमें उसके साथ एक बच्चा होता है और वो गाड़ी रेड लाइट पे होती है। तो वो बच्चा राम कपूर, उसमें उसके पापा होते हैं, तो वो अपना बच्चा जो होता है वो अपने पापा से कहता है, उसके पापा गाड़ी का इंजन ऑफ नहीं करते, ऑन करके रेड लाइट पर रुकी हुई होती है गाड़ी। तो वो अपने पापा से कहते हैं, पापा रेड लाइट हो रही है, आप इसको इंजन को ऑफ कर दो, अगर आप ही सारा पेट्रोल इस्तेमाल कर लोगे तो हमारे लिए तो कुछ बच ही नहीं पाएगा। तो दैट एग्जाम्पल इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आपकी कंट्री में जितने भी संसाधन हैं, whether they are renewable resources, whether they are non renewable resources, हमें उनका ऐसे इस्तेमाल करना है कि आज की जनरेशन, जैसे यू आर द ह्यूमन कैपिटल ऑफ योर कंट्री। जैसे आप बच्चे जो है अपने देश के क्या हैं, ह्यूमन कैपिटल है। आप अपने देश के रिसोर्सेज का इस तरीके से इस्तेमाल करिए कि आगे आने वाली जनरेशन, मतलब जो अभी बच्चे नर्सरी में हैं, जो अभी बच्चे KG में हैं, जो अभी बच्चे फर्स्ट है, इवन जो बच्चे अभी बॉर्न होने वाले हैं, उनके लिए भी आगे आने वाले टाइम पर सब चीज़ें अवेलेबल हों। ऐसा नहीं हो कि उन्हें साइकिल से स्कूल जाना पड़े। आप क्या करते हो, बस से स्कूल जाते हो। अगर आप ही सारा पेट्रोल या फ्यूल अगर इस्तेमाल कर लोगे तो आगे आने वाली जनरेशन को तो साइकिल से स्कूल जाना पड़ेगा। आई बात समझ में? तो अगर आप ही अभी सारे ट्रीजों को काट दोगे, अर्बनाइजेशन कर दोगे, तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए तो ट्रीज रहेंगे ही नहीं। और पहली बात, सारा अर्बन एरिया अगर हम काट काट के वहाँ इंडस्ट्रीज या घर बनाने लग जाएंगे तो और लोग कहाँ रहेंगे। आई बात समझ में? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आई थिंक आपको बड़े अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अभी आप अपनी कंट्री के रिसोर्सेज का ऐसे इस्तेमाल करें कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बच सकें। क्लियर है? अब हम आगे पढ़ते हैं। ये इसमें डेफिनेशन में दे रखा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। अगर हम ही आज के टाइम में, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेके बता रही हूँ, ऑयल या पेट्रोल का अगर हम पूरी तरीके से आज ही हम यूज़ कर लेंगे तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बच ही नहीं पाएंगी। आई बात समझ में? तो हम आगे बढ़ते हैं। आप देखिए 17 गोल्स दे रखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक मीटिंग हुई थी तो वहाँ पर 17 गोल्स निर्धारित करे गए थे। नंबर 1, नो पॉवर्टी, 0 हंगर। ये आप इस चार्ट से समझ सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए। जेंडर इक्वालिटी का मतलब मैन एंड वुमेन बोथ आर इक्वल, ठीक है। क्लाइमेट एक्शन पे है, लाइफ ऑन लैंड। तो ये 7 सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, लेकिन इसका आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोई मतलब रेलिवेंस नहीं है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट,
अब देखिए ये बड़ी अच्छी कोटेशन दे रखी है और इसको नीचे एलाबरेट करके भी बता रखा है. इट मीन्स दैट द रिसोर्सेज दैट आर यूजिंग टुडे आर नॉट गिवन टू यू बाय एल्डर जनरेशन. जो आप आज के टाइम में रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हो, इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको अपनी एल्डर जनरेशन के द्वारा नहीं दिए गए हैं. दे बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन. आगे आने वाली जनरेशन के लिए उसे आपको बचाना है. So we must use them in such a way that they are sufficient for the present as well as for the future. मतलब हमें उनका इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए कि वो अभी के लिए भी सफिशिएंट हो और आगे आने वाले लोगों को भी कोई प्रॉब्लम ना हो. आगे जो जनरेशन बड़े होके आ रही है, जस्ट थिंक दैट यू आर यूजिंग समथिंग दैट इज बोरोड. ओके, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है आपकी बुक में. इसमें से क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल नंबर 1, ग्राउंड वाटर इन इंडिया. तो आप बड़े अच्छे से समझिएगा. ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, जिसे हम कुछ सालों बाद, मतलब दिस इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स, आप साइंस में भी पढ़ के आए होंगे कि अगर हम इनका यूज़ करते हैं. ग्राउंड वाटर जो होता है नेचुरल प्रोसेस है, जैसे सोलर एनर्जी, नेचुरल रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे सनशाइन, वाटर, एयर, ये सब क्या है, नेचुरल, आपको प्रकृति से मिले हैं. हमें उसका भी बड़े अच्छे से इस्तेमाल करना चाहिए. ओवर यूटिलाइजेशन नहीं करना चाहिए हमें अपने नेचुरल प्रोसेस का. और आप लोगों को पता भी होगा कि ग्राउंड वाटर क्या होता है. जमीन के नीचे जो पानी होता है, सॉइल के नीचे जो पानी है, वाटर टेबल जो सॉइल के नीचे है, हम उसको खींच के ला रहे हैं और फिर उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. एंड दिस इज टोटली फ्रेश वाटर. आपको कहते हैं ना कि पानी का कम से कम इस्तेमाल करिए और जितना भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो उपयोग में जरूर लाए. ओवर यूटिलाइजेशन मतलब उसका ना ऐसे यूज मत करिए कि मतलब वो वेस्ट जा रहा हो. डोंट वेस्ट. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्योंकि आपको पता है पूरे वर्ल्ड में अगर आप बात करें तो ओनली 2.58% वाटर इज फ्रेश वाटर. तो अगर हम उसको अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो ही तो हम उसका यूज़ कर पाएंगे ना. और आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी हमें बचाना है. दैट इज ग्राउंड वाटर इज अ रिन्यूएबल रिसोर्स, नॉट अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. तो देखिए इस एग्जाम्पल में क्या बता रखा है. Recent evidence suggests that the groundwater is under serious threat of overuse in many parts of the country. आज के समय में हम जमीन से निकाले हुए पानी का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं. और आपको पता है खेती बाड़ी में सबसे ज़्यादा ग्राउंड वाटर का इस्तेमाल होता है. पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर यूज़. और ग्राउंड वाटर में पानी कैसे जाता है, रेनफॉल जो होती है, रेन से जो बारिश होता है वो नीचे मिट्टी में जाता है. मिट्टी में वो नीचे चला जाता है, मिट्टी के नीचे, तो वहाँ पर वो एक वाटर टेबल बनने लग जाती है, पानी की एक परत, पानी इकट्ठा होने लग जाता है, स्टोरेज. और उसी पानी का हम इस्तेमाल करते हैं खेती बाड़ी करने के लिए. आपने देखा होगा ना हैंडपम्प में पानी कहाँ से आया. हैंडपम्प में पानी नीचे से निकाला जाता है, मिट्टी के नीचे से पानी निकाला जाता है. आई बात समझ में. तो ये बता रखा है इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री अबाउट 300 डिस्ट्रिक्ट्स हैव रिपोर्टेड अ वाटर लेवल डिक्लाइन. हमारी कंट्री में 300 डिस्ट्रिक्ट में वाटर लेवल का जो पानी का जो वाटर लेवल है वो डिक्लाइन हो गया. कितना तक डिक्लाइन हो, ओवर 4 मीटर ड्यूरिंग द पास्ट 20 ईयर. 20 सालों में 4 मीटर गुना पानी जो है उसका वाटर लेवल डिक्लाइन हो गया है. नियरली 1/3 ऑफ द कंट्री इज ओवर यूजिंग देयर ग्राउंड वाटरिज्म. हम यूज नहीं कर रहे, हम ओवर यूज कर रहे हैं. अगर हम इसी तरीके से ओवर यूज करते रहेंगे ना तो फ्यूचर जनरेशन के लिए ग्राउंड वाटर बचेगा ही नहीं. और आपको पता है हम टोटली आज भी खेती बाड़ी के लिए बारिश पर निर्भर है. हमारे यहाँ पे आर्टिफिशियल रेन नहीं होती है, तो जो रेन होती है वो सॉइल में जाती है. और क्या आप देखिए ना, जब बारिश होती है तो जमीन पर गिरती है, जमीन से वो नीचे मिट्टी में जाती है और मिट्टी के नीचे वाटर टेबल की वो परत होती है. वहीं से तो हम हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स के थ्रू जमीन में से पानी को निकालते हैं. आई बात समझ में. तो ग्राउंड वाटर ओवर यूज इज पर्टिकुलरली फाइंड इन द, मैंने अभी आपको बताया ज़्यादातर ग्राउंड वाटर का यूज कहाँ होता है, एग्रीकल्चरली प्रॉस्परस रीजन ऑफ द पंजाब एंड वेस्टर्न यूपी, हार्ड रॉक प्लेट्यू एरियाज ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया. जो रॉक प्लेट्यू एरियाज हैं वहाँ पर भी, जैसे
अगर आप नीचे डेक्कन प्लेट्यू की साइड आएंगे तो वहाँ पर भी इसका बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ किया जाता है। कुछ कोस्टल एरियाज़ में एंड द रैपिड ग्रोइंग अर्बन एरियाज़ में भी आपने देखा होगा लोग बोरिंग लगा लेते हैं अपने घर में। आपने कभी नाम सुना होगा कईयों के घर में ना बोरिंग लगी होती है। बोरिंग क्या है? ग्राउंड वाटर के लेवल को ही तो पानी को निकाला जाता है। बोरिंग, ग्राउंड वाटर में बोरिंग को लगाना, आई बात समझ में? जमीन में लगा देते हैं और जमीन के पानी को खींचते हैं। वो क्लियर हुआ? तो इससे क्या होता है? वाटर लेवल जो होता है वो गिर जाता है और उसमें कुछ टाइम बाद वो पानी नहीं देगा आपको, वहाँ सूखा पड़ जाएगा। क्लियर हुआ? तो वाई ग्राउंड वाटर इज ओवर यूज, अभी आपको आंसर मिल गया। फॉर एग्रीकल्चर पर्पस, फॉर अर्बन सेटलमेंट ऑफ द अर्बन पीपल। लोग गांव को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, शहरों में पानी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, पीने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए, हम इतनी चीज़ों में वाटर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप एक बात याद रखिएगा, एवरी सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में पानी, फ्रेश वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो हमें इसे क्या करना है? बचा के रखना है, जिससे आगे आने वाली जनरेशन को इसकी भरपाई ना करनी पड़े। आपको पता है वर्ल्ड में ऐसी बहुत सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पानी नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में, उन कंट्रीज़ में पानी नहीं है, उन्हें पानी इंपोर्ट करना पड़ता है। आई बात समझ में? पानी भी कोई इंपोर्ट करता है अपनी कंट्री में? आपने कभी सुना है पानी भी किसी देश से मांगना पड़े आपको पीने का? अफ्रीकन कंट्रीज में ऐसी कुछ कंट्रीज जो पानी भी इंपोर्ट करती हैं। आई बात समझ में? कैन देयर बी डेवलपमेंट विदाउट ओवर यूज? क्या इनके ओवर यूज के बिना भी हमारा देश तरक्की कर सकता है? यस, देयर इज वन स्कोप। आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाइए। हर घर में हम रेन के वाटर को स्टोर कर सकते हैं। अब वो स्टोर करे हुए पानी को, जो बारिश का पानी स्टोर है, हम उसका सीधा पाइप नीचे जमीन में टैंक में लगाएं, जमीन के अंदर टैंक लगाएं, वहां पर वो पानी स्टोर होगा, फिल्टर होगा, फिर वो क्या करेगा? वाटर टेबल को एकदम पूरा कर देगा। आई बात समझ में? रेन वाटर के थ्रू, जो रेन वाटर हार्वेस्टर हमारे टेरेस पे लगेगा, या आपने तमिलनाडु में देखा होगा वहाँ रेन वाटर हार्वेस्टर लगा रखे हैं लोगों ने, तो घर में पानी स्टोर होके वो सीधा सॉइल में जाता है, नीचे उनके घर के मिट्टी के अंदर। देन वो फिल्टर होता है, देन वो पीने लायक बनता है और फिर उससे उसका यूज़ होता है खेती बाड़ी में। आई बात समझ में? बहुत से तरीके होते हैं। इवन आपने देखा होगा डोबास बने होते हैं आजकल गांव में। गवर्नमेंट क्या कर रही है? छोटे छोटे कुंड बना रही है पानी के, वहाँ पर पानी को स्टोर कर दिया जाता है और वो पानी जो होता है ना, एक थोड़े से एरिया में पानी डाल दिया जाता है और वो पानी जो होता है वो नीचे सॉइल के अंदर जाएगा, तो वाटर टेबल नीचे बनने लग जाएगा। ऑटोमेटिकली वो सॉइल जो है पानी को ऑब्जर्व करेगी और वो पानी नीचे क्या बनाने लग जाएगा? पानी की एक परत, वाटर टेबल बनने लग जाएगी और फिर वो ही पानी से हम उसका खेती बाड़ी में उपयोग कर पाएंगे। लेकिन हमें कुछ ऐसे तरीके भी ढूंढने पड़ेंगे ना, जिससे बस ओवर यूज करते जाओ, उस चीज़ की भरपाई भी तो होनी चाहिए। हमें ऐसी चीज़ें देखनी पड़ेंगी ना कि कैसे हम इसको बचा के रख सकते हैं। आई बात समझ में? तो क्वेश्चन आपके पेपर में ज़रूर आता है। नेक्स्ट जो आपका, यही मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, व्हाई इज ग्राउंड वाटर अ हाईली ओवर यूज रिसोर्स? आपको अभी मैंने बताया ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद तो इसका, जब से हमारे देश में हरित क्रांति आई है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो है 10 गुना बढ़ गया आपके देश में 1960s के टाइम पे, तो हमारे देश में ग्राउंड वाटर का ओवर यूज़ होने लग गया था। और क्या तरीके हैं कि हमारा देश, क्या अगर हम इसका ओवर यूज़ करते रहेंगे तो क्या देश जब भी तरक्की कर सकता है? यस, वी कैन यूज़ रेन वाटर हार्वेस्टर, ठीक है, जिससे हम अपने पानी को बचा सकेंगे। क्लियर हुआ? तो आप ये पढ़ सकते हैं, ये मैंने एक आंसर दिया है, जो मैंने समझाया वही मैंने इसमें लिखा है। नेक्स्ट मैंने डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स बताया है। ये आप अपनी साइंस में भी पढ़ के आए हैं। रिन्यूएबल रिसोर्स का एग्जांपल है ग्राउंड वाटर, जैसे आपने देखा विंड एनर्जी, सोलर पावर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी, सोलर पावर सनलाइट के थ्रू होता है, विंड एनर्जी जो विंड होती है उसके थ्रू, आप जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जो डैम्स के थ्रू जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जाती है। तो रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? कैन बी रिप्लेस्ड बाय नेचुरल प्रोसेस। एक नेचुरल प्रोसेस के द्वारा रिप्लेस किए जा सकते हैं छोटे समय में, और ये रिसाइकल भी हो सकते हैं। लेकिन जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं, दैट आइदर कैन नॉट बी रिप्लेस्ड इन ए मिलियन
मिलियन ईयर्स लग जाते हैं, मिलियन। कोल, ऑयल, ये सब क्या है, आपकी नॉन रिन्यूएबल है और इन्हें आप दोबारा यूज नहीं कर सकते और ये दोबारा रिसाइकल नहीं हो सकते। लेकिन रिन्यूएबल रिसोर्स बार बार यूज भी हो सकते हैं और रिसाइकल भी हो सकते हैं और उन्हें आप मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हो। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स को आप ऐसा नहीं कर सकते। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के क्या एग्जांपल हैं? पेट्रोल, कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या होता है? डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं। और पहली बात, रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं, नो हार्म डन टू द एनवायरमेंट, ये कोई हार्म नहीं पहुंचाते आपकी प्रकृति को। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा आपकी प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं। हार्मफुल कार्बन गैसेस इनमें से निकलती है जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होते हैं ये थोड़े चीप होते हैं एज कंपेयर टू रिन्यूएबल रिसोर्स, ये कॉस्टली होते हैं। सोलर पावर प्लांट लगाना कॉस्टली पड़ता है, विंड एनर्जी का, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का पावर प्लांट लगाना ये थोड़ा कॉस्टली होता है एज कंपेयर टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के। क्लियर हुआ? तो हम आगे पढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको डिफरेंस बिटवीन पेपर में पूछा जाता है, गिव 3 डिफरेंस बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। दिस इज योर साइंस टॉपिक ऑल्सो। नेक्स्ट, ये आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं, देखिए रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में क्या आता है? विंड पावर, जियोथर्मल एनर्जी, हाइड्रो पावर, सोलर पावर प्लांट का सोलर एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल में कोल, न्यूक्लियर एनर्जी, ऑयल, नेचुरल गैस। ये एग्जाम्पल देखा भी दे रखा है, ग्राउंड वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स। These resources are replenished by nature as in the case of crops and plants. However, these resources may be overused. लेकिन आज के टाइम में हम अपने जमीन के पानी का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? तो मैंने आपको बताया कि हम क्यों इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, कैसे हम इसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, और क्या इसके बिना अगर हम इसका ओवर यूज़ भी करते रहे तो क्या जब भी हमारा देश डेवलप्ड हो सकता है? यस, हम डोबास बना सकते हैं, इवन आप रेन वाटर हार्वेस्टर प्लांट अपने घरों में लगा सकते हैं, तो उसके थ्रू हम इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। एंड एग्जाम्पल नंबर 2, दैट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जॉशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ये क्रूड ऑयल का आपकी बुक में एग्जाम्पल ले रखा है, तो ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स एंड क्रूड ऑयल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, और इनको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं बनने में। और मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल बता दूं कि इंडिया जो है क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इंडिया के पास इतना स्टॉक ही नहीं है, इतना इसमें हम अभी तक सक्षम नहीं है कि हम इतना ऑयल जनरेट कर पाएँ अपनी पॉपुलेशन के लिए। हमें इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में जो है 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो इंपोर्ट करता है क्रूड ऑयल, हम इंपोर्ट करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ जो हैं वो इवन वाटर तक इंपोर्ट करती हैं। तो इंडिया नेचुरल गैस का क्रूड ऑयल का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है हम क्रूड ऑयल की। आई बात समझ में? तो ये एग्जाम्पल दे रखा है आपको, देखिए मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं, मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वहाँ पर रिजर्व्स कितने हैं, मतलब 2017 का ये डाटा दे रखा है 803, अमेरिका 60, और वर्ल्ड के पास इतने रिजर्व्स थे 2017 के अराउंड। अब देखिए वो कितने कम हो गए हैं। क्लियर है? तो आपको ये दे रखा है, एक एग्जाम्पल के थ्रू लिख भी रखा है, द टेबल गिव्स एन एस्टिमेट ऑफ रिजर्व ऑफ क्रूड ऑयल। ये जो टेबल है ये आपको क्रूड ऑयल का डाटा दिखा रही है। More important, it also tells us for how many years the stock of crude oil will last if people continue to extend it at the present stage. अगर हम इसका ऐसे ही ज़्यादा टाइम तक यूज़ करते रहेंगे तो कोई टाइम ऐसा आएगा कि हमें जो है इंपोर्ट, अभी हम इतना कर रहे हैं 4th लार्जेस्ट पे है, तो मुझे लगता है 1 लार्जेस्ट पे भी पहुंचने में हमें टाइम नहीं लगेगा। और इंडिया में सिर्फ एक ONGC जो है कंपनी, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, वो गवर्नमेंट की जो कंपनी है, तो वो ही हमारी कंट्री में। एक आपने बॉम्बे हाई का नाम सुना होगा, बॉम्बे के पास जो है, तो मुंबई महाराष्ट्र के पास, तो वहाँ से भी ऑयल का जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है। तो
इसमें एग्जाम्पल दे रखा है आपको, क्लियर है। तो कंट्रीज़ लाइक इंडिया डिपेंड ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल फ्रॉम अब्रॉड। मैंने आपको अभी बताया इंडिया तो इम्पोर्ट करता है, वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट ऐसी कंट्री है जहाँ से हम ईरान इराक से हम इम्पोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, बिकॉज दे डोंट हैव इनफ स्टॉक ऑफ देयर ओन। मैंने अभी आपको बताया हमारे पास इतना स्टॉक ही नहीं है, हम बना ही नहीं पाते, हम इतना उत्पादन नहीं कर पाते, हमें पता ही नहीं है कि मतलब हमारे पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि कैसे हम इतना ऑयल अपनी कंट्री में जनरेट कर सके। हमें अभी तक इतनी नॉलेज नहीं हुई है इस पार्ट पे। और सबसे बड़ी बात, कोई फॉरेन कंपनी भी आके हमारे साथ, इतनी एमएनसीज होती हैं, फॉरेन कंपनीज होती हैं कि वो इंडिया में आके, तो कोई इस सेक्टर में आना भी पसंद नहीं करता क्योंकि उसे अनप्रॉफिटेबल लगता है कि कोई ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज में हमारी कंट्री में ट्रेड करने के लिए एमएनसी में इसमें एंटर हो, उन्हें अनप्रॉफिटेबल लगता है ये हमारी कंट्री में बिजनेस, ठीक है। तो इफ़ प्राइस ऑफ ऑयल इंक्रीजेज, जब भी आपने देखा होगा कि हमारी कंट्री में ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा क्यों हैं, पेट्रोल के या प्राइसेस देख लिए दिन पर दिन बढ़ते ही रहते हैं, डीजल महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, आप आए दिन न्यूज़ में सुनते हैं पेट्रोल वगैरह कॉस्टली है, क्योंकि हम तो हमारे पास इतना स्टॉक नहीं है, हम तो इम्पोर्ट करते हैं बाकायदा। आई बात समझ में। देयर आर कंट्रीज लाइक यूएसए विच हैव लो रिजर्व्स। यूएसए के पास अब अपने यूएसए खुद मतलब एक बहुत वर्ल्ड की बहुत पावरफुल कंट्री है, वो खुद भी ऑयल जो है खुद अपना ऑयल बनाता है, लेकिन अब उसके पास भी वो रिजर्व्स क्या है, बहुत कम है, एंड हेंस वांट टू सिक्योर ऑल थ्रू मिलिट्री एंड इकोनॉमिक वार। और वो उन रिसोर्सेज को बचा के रखना चाहता है जिससे आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो चीज़ें बच सके। इसलिए आपने देखा होगा इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है, इंडिया को पता नहीं है कि ऑयल कैसे जनरेट करना है, कैसे बनाना है, और इंडिया ने किस चीज़ से भी डरता है कि अगर मैंने अभी इसका इतना यूज़ कर लिया तो इसे मिलियन ऑफ ईयर्स लगेंगे बनने में, तो अभी जितना मैं कर सकता हूँ उतना करता हूँ क्योंकि मुझे आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी ये चीज़ें थोड़ी बहुत बचा के रखनी है। इसलिए भी इंडिया इसमें ज़्यादा मतलब इनरोल नहीं होता, ज़्यादा कोशिश नहीं करता, क्योंकि वो ये भी सोच के चलता है कि आगे आने वाली जनरेशन के लिए कभी कुछ बचे ही ना, तो इसलिए मुझे उसको भी बचा के चलना है। आई बात समझ में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके सिलेबस का, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जस्ट एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, यू कैन ट्राई योर सेल्फ दिस क्वेश्चन। ओके, तो आपका ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिए मेरे चैनल को, और प्लीज़ मेरे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए, जिससे अगर मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन पहले ही मिल जाए। ओके, तो स्टे होम, स्टे हेल्थी, स्टे सेफ। थैंक यू।